हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। इस पाठ को मैंने 2 भागों में बनाया है। एक पहला भाग के माध्यम से हम सीखेंगे लाख की चूड़ियाँ पाठ का टाइटल, उसके बाद लेखक के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद हम पाठ को पढ़ते हुए जानेंगे बदलू कौन है, लेखक अपने मामा के गांव जाना क्यों पसंद करता है और बदलू को वह काका क्यों कहता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जब लेखक बदलू के पास जाता है तो घंटों बदलू उसके साथ क्या बातें करता रहता है, ये सीखेंगे हम पहले भाग में। और साथ साथ में ही हम प्रश्न अभ्यास भी जितना पढ़ेंगे उतना कर लेंगे। दूसरे भाग में हम जानेंगे कि क्यों बदलू के पास लेखक कई दिनों तक नहीं जा पाए, बदलू बीमार क्यों हो गया, बदलू को अपनी गाय क्यों बेचनी पड़ी और मशीनी युग के क्या क्या नुकसान हुए, वो हम सीखेंगे दूसरे भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं लाख की चूड़ियाँ टाइटल के साथ। अब देखो, चूड़ियाँ मतलब बैंगल, लाख से बनी हुई चूड़ियाँ। अब ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। देखो, ये चूड़ियाँ हैं लाख की बनी हुई। देखो, इसके नगीने चमक भी रहे हैं और मैंने खुद ये लाख की चूड़ी पहनी हुई हूँ। तो महिलाएं श्रृंगार करने के लिए और सुहाग के लिए लाख की चूड़ियाँ पहनती आई हैं। ये पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको मेरा एक अनुभव बताना चाहती हूँ, शायद आपको ये पाठ समझने में सहयोग करे। मेरे बचपन की बात है, मेरे गांव में मनिहार की दुकान थी और ना सिर्फ मेरी मम्मी, आसपास की सारी महिलाएं, या यूँ कहूँ कि मेरे गांव की पूरी महिलाएं उसी मनिहार के घर से हम चूड़े लाते थे। और चूड़े लाने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता था, लाइन कतार लगा के बैठना पड़ता था। तो मैं भी अक्सर देखा करती थी कि मनिहार कैसे लाख को गर्म करते हैं और कैसे वो अलग अलग बेलन नुमा लकड़ी में लाख को डालते हैं और ढालने के बाद उनमें नग लगाते हैं। ये मैं भी अक्सर देखा करती थी और देखती थी कि मेरी मम्मी बिना रुपए दिए ही लाख का चूड़ा लेकर आ जाती थी। एक दिन मैंने रास्ते में आते आते पूछा, मम्मी बिना रुपए दिए ही आप चूड़ा लेकर आ गई? तो उन्होंने पहली बार मुझे समझाया कि किस प्रकार वो मनिहार हम पीढ़ियों से, मतलब मेरी दादी को भी उसी मनिहार ने चूड़ियाँ पहनाई थी और मेरी मम्मी भी उन्हीं मनिहार से पहन रही हैं। और जब हमारे खेत के गेहूँ कटते थे तो वो गेहूँ उनको हम देते थे। मतलब मेरी मम्मी चूड़ियाँ पहन रही हैं और गांव की और महिलाएं भी जो चूड़ियाँ वहाँ से खरीदती थी उनके बदले में वो उनको अनाज देती थी, अर्थात वस्तु लेन देन का। पहली बार मैंने सीखा कि रुपए ना देकर वो अनाज लेते हैं। तो ये पहली बार मैंने सीखा, वस्तु विनिमय में उन्होंने रुपए के बदले वो अनाज देते थे। ये पहली बार सीखा। उसके बाद मैंने ये क्रम चलता था, 2 महीने में, 1 महीने में, जब भी कोई त्योहार आता या किसी पड़ोसी के यहाँ शादी होती तो अक्सर नए चूड़े वहाँ से ही हम लेकर आते थे। फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि गांव की कई महिलाएं जो पनघट पर पानी लेने आती थी उनके हाथों में मैंने कांच की चूड़ियाँ देखना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा, क्या उसी मनिहार ने कांच की चूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी? जिज्ञासावश मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम क्यों नहीं कांच की चूड़ियाँ पहनती, वही मनिहार कांच की चूड़ियाँ बनाने लग गए। तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, कांच की चूड़ियाँ मशीनों से बनती हैं, हमारा मनिहार तो लाख की चूड़ियाँ ही बना रहा है। तब मैंने समझा कि ये जो डिजाइन वाली अलग अलग रंग की जो चूड़ियाँ दिख रही हैं वो मशीनी युग की देन हैं
और धीरे धीरे मैंने देखा कि उस मनिहार की दुकान में जहां हम घंटों इंतजार करके चूड़ियां लेते थे, वहां आज भीड़ कम दिखाई दे रही है और वस्तु विनिमय का जो अनाज के बदले वो भी अब रुपए में बदल गया था। क्यों? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लाख की चूड़ी पहनने वाला रिवाज अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो वो जो समय मैंने देखा, वही बात इस पाठ में कामतानाथ जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो इस पाठ का मूल भाव है कि कैसे मशीनी युग ने एक अच्छे कारीगर जो बहुत अच्छा काम करते थे, उनके उद्योग धंधे ठप कर दिए। ना सिर्फ उनका उद्योग गया, उनका बिजनेस गया, बल्कि उनके घर की जरूरत की जो सामान था वो भी अब आर्थिक तंगी के शिकार हो गए और इसके चलते उनको अपनी, जैसे पाठ में बताया जाएगा कि बदलू को अपनी गाय बेचनी पड़ी, तो वैसे ही उनको अपनी प्रिय वस्तुएं, जैसे किसी को अपना खेत बेचना पड़ा, किसी को और जो भी रहा हो, गाय जैसे इसमें बताया है, तो ऐसे बेचना पड़ा। तो ये लेखक ने का इस पाठ के जो लिखने का है, ये कहानी जो उन्होंने लिखी है, उनका उद्देश्य यही समझाना है कि मशीनी युग से जो छोटे लघु उद्योग थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए और उनके खत्म होने से जो एक खुशहाल परिवार था, जो एक हैप्पी फैमिली थी, वो किस प्रकार दुख और कष्ट में चली गई। ये उन्होंने बदलू नामक पात्र, बदलू नामक मनिहार के माध्यम से हमें समझाया है। और इसका अभी का एक उदाहरण मैं आपको दूं तो मैं कहूँगी कि देखो, पहले हम सामान बाजार से, दुकानों से खरीदते थे, पर आज हम बहुत सारा सामान ज़रूरत का ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो ऑनलाइन होने से जो दुकानें हैं उनका व्यवसाय, उन दुकानदारों का, वो धीरे धीरे ठप हो रहा है। तो ये हम आज का उदाहरण देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को। और पाठ में हम सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक का नाम है कामतानाथ। जन्म उनका हुआ 22 सितंबर 1934 लखनऊ में और मृत्यु उनकी हुई 25 मई 2015 में। मैंने लेखक की कविताओं और उनकी रचनाओं के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि जो पाठ है उसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पाठ के पात्रों की। उससे पहले मैं आपको चूड़ियाँ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, लाख की चूड़ियाँ हैं जो अलग अलग डिज़ाइन की हैं। इसमें नग भी लगे हुए हैं जो रात के समय से चमकते हैं। तो इतनी अच्छी कारीगरी, इतनी अच्छी डिजाइन वाली चूड़ियाँ कैसे धीरे धीरे मशीनी युग की मार से बंद हो गई। इस कहानी के जो पात्र हैं, कैरेक्टर हैं स्टोरी के, उसमें लेखक स्वयं हैं और वो पाठ में उनको बदलू लल्ला कहता है और नाम उनका जनार्दन है। उसके बाद है बदलू मनिहार और वो क्या काम करते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। और रज्जो भी है इसमें जो बदलू की बेटी है। आगे देखो, इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है, ये मैंने लिखा हुआ है, लिख के बताया है। कहानी में बदलू मनिहार के माध्यम से औद्योगिकीकरण के कारण लघु उद्योग को हुए नुकसान के बारे में बताया है कि किस प्रकार छोटे उद्योग धीरे धीरे नष्ट हो गए। वो इस पाठ की मूल संवेदना वही है, मूल बात वही है इस पाठ की। लाख की चूड़ियाँ पाठ एक बदलू नाम के मनिहार व उसके व्यवसाय पर आधारित है। बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ ना सिर्फ उसके बल्कि आसपास के गांव में भी पसंद की जाती थी। और जब वो नववधू के लिए चूड़ियाँ बनाता था तो उसकी मर्जी हो जाती थी, वो कहता तो उसके परिवार के सदस्यों की कपड़े और उनको रुपए भी, नगद रुपए भी उनको मिलते थे। तो उस समय का बदलू खूब फायदा उठाता था, ये इस पाठ में बताया गया है। पर वो जो मनपसंद का मोल लेने वाला बदलू है, धीरे धीरे उसका व्यवसाय ठप हो गया और ठप होने का कारण था कांच की चूड़ियाँ।
पाठ में बताया गया है कि जब से मशीनी कारीगरी हुई तब से पुराने कारीगर जो अपने हाथ से बेहतरीन कारीगरी करते थे उनका व्यवसाय ठप हो गया। ऐसे कारीगरों का काम ठप होने से जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए भी रुपए ना रहे। जैसे पाठ में बताया गया है कि बदलू को उसकी प्रिय गाय भी बेचनी पड़ी। लेखक पाठकों को बताना चाहते हैं कि मशीन से चाहे कितनी भी वस्तुएं बना ले परंतु हाथ की कारीगरी की बराबरी नहीं की जा सकती है। ये इस पाठ में हमें बताया गया है। तो आगे हम बात करते हैं, इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ मैं कहानी। इसमें आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि बदलू है और बदलू क्या है, मनिहार है, लेखक है और वो जाते हैं अपने मामा के गांव। तो हम शुरू करते हैं कहानी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये कौन कहता है, लेखक कहता है। लेखक क्या कहते हैं कि पूरा जो गांव था उसमें सबसे ज्यादा पसंद कौन है उनको, बदलू है, क्योंकि यह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब लेखक को बदलू क्यों पसंद था, क्योंकि वो उनको लाख की गोलियां बना के देते थे, इसलिए उनको सबसे ज्यादा पसंद थे। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि लेखक को बदलू सबसे ज्यादा क्यों पसंद थे। तो क्यों पसंद थे, क्योंकि वो उनको लाख की गोलियां बनाकर देते थे। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव मतलब मन में उत्साह रखना कि मुझे मेरे मामा के गांव जाना है। अब मामा के गांव जाने के लिए कई बच्चे नानी की कहानियां सुनने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पर लेखक क्यों जाता है, क्योंकि उनके यहाँ पर उसको मिलेंगी लाख की सुंदर सुंदर गोलियां। जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। अब लेखक क्या कहता है कि जब ये वापस अपने गांव आता था तो इसके पास बहुत सारी लाख की गोलियां होती थी और वो गोलियां कैसी थी, ऐसी थी कि दूसरे बच्चे भी उनको पसंद करेंगे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। देखो इसमें बताया है कि बदलू जो है वो उनके मामा के गांव के थे, तो ऐसा होने पर लेखक उन्हें क्या कहते, बदलू मामा कहते, परंतु वो कहते हैं कि मैं उनको बदलू मामा नहीं कहता था, बदलू काका कहता था। अब एक ये प्रश्न भी है कि बदलू को लेखक बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। तो यहाँ पर बदलू काका कहते थे क्योंकि गांव के सभी बच्चे उनको बदलू काका कहकर बुलाते थे। तो यहाँ पर ये उसका आंसर हो गया। फिर इन्होंने बताया है कि बदलू कहाँ पर बैठ के चूड़ियाँ बनाते थे। तो बदलू का जो घर था उसके सामने एक बहुत बड़ा आंगन था, सहन मतलब आंगन, और आंगन में एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे ही एक भट्टी मतलब जिसमें कोयला रखा हो और आग निकलती रहे, वहां वो भट्टी रहती थी जिसमें वो लाख पिघालने का काम करते थे, मेल्ट करते थे वो लाख को, तो वहां पर रहती थी। तो यहाँ पर हम इस पाठ में हमने यहाँ से शुरू किया और इसमें हमने सीखा कि लेखक को अपने मामा के गांव जाने का चाव क्यों रहता था और वो बदलू को क्यों पसंद करते थे, और वो बदलू को बदलू काका ना कहकर बदलू मामा ना कहकर काका क्यों कहते थे। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पर बने और तीनों प्रश्न हमने सीख लिए। तो ये इतना ही है, इसके बाद मैं दूसरा भाग बनाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।